हेलो बच्चा पार्टी। सो माय नेम इज़ यश महेश्वरी। मैं यहाँ पे आपके लिए क्लास 12th के लिए वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो सेक्शन सी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th में 2021 में बोर्ड्स में, उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑन द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में कैलकुलस का किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग चीज़ों की वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ मैं ये वाला जो पीडीएफ है ये भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा, वीडियो के नीचे रहेगा पीडीएफ। सो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे उस कनेक्ट करके वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ को लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। बस अगर आप इतनी शीट, ये जो शीट मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये कर लीजिए सो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझते हैं यहाँ पे। सो देखिए क्या होता है। सो वी हैव लर्नड इन कैलकुलस दैट व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स अस dy बाई डी एक्स। हमको पता है अगर एक क्वांटिटी y है, उसको अगर हम एक फंक्शन, एक वेरिएबल x के टर्म्स में अगर उसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। सो व्हेन y इज अ फंक्शन एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलता है dy बाई डी एक्स। ये सबको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। Now this measures the instantaneous rate of change of y with respect to x। हमको पता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में बहुत सारी सिचुएशंस में, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्लस बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन में, कॉस्ट कैलकुलेशन में ये हम लोग मैथमेटिकल टूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो किस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। इसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब समझिएगा, आईएससी 2020-21 वाले सेशन के जो बच्चे हैं, इस साल के जो बच्चे हैं, उनके में इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ये कोर्स से बाहर है। सो इंटीग्रेशन को क्रॉस कर दीजिएगा, सिर्फ आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन पढ़ना है। सो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पढ़ना है इन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ ये देख लेते हैं। So after studying this lesson you will be able to define total cost। total cost क्या होती है ये आप बता पाओगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है ये आपको पता चलेगा। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब टोटल कॉस्ट दी होती है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, जब टोटल रेवेन्यू दिया होता है। एंड ऑप्टिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट अंडर गिवन कंडीशन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, और या फिर मिनिमम खर्चा कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो समझते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिक चीज है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आता है। सबसे पहले आता है कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ये समझते हैं। सो कॉस्ट फंक्शन जैसा कि दिया है, द टोटल कॉस्ट सी, मान लेते हैं एक चीज को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट आती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी of producing and marketing x units of a product depends upon the number of units। so जो total cost होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो द फंक्शन रिलेटिंग c एंड x, तो एक ऐसा फंक्शन जो c और x यानी कॉस्ट को और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को आपस में जोड़ता है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है क्लास 11 में हम लोग समझ चुके हैं। फंक्शन एक तरीके की मशीन समझ लीजिए, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट निकलता है बाय सम डिफाइंड वेज। सो ये होता है यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से। नाउ दिस फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है ये दो चीजों से बना होता है। कौन कौन सी चीजों से, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि कोविड का वैक्सीन जैसे यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो वैक्सीन का जो कॉस्ट होगी वो कैसे निकाला जाए, ठीक है।
सो कोविड के वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जहां पे ये प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बड़ा सा एरिया लिया होगा, एक प्रेमाइसिस जहां पे होगा उस कंपनी का। तो वो जो एरिया लिया होगा वो एरिया क्या है, वो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है भाई। एक बार में खरीद लिया आपने और खरीद के उस पर आपने फैक्ट्री जमा दी, ठीक है। या फिर आप जो फैक्ट्री आपने जमाई है उसको उसमें जो मशीनरी लगी है वो भी एक टाइम का कॉस्ट है। सो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट जो बार बार चेंज ना हो, जो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, एक बार आपने पैसा लगा दिया, वो पैसा जिंदगी भर के लिए लगा रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलेगा। So the fixed cost consists of all types of cost which do not change with the level of production। तो प्रोडक्शन चाहे कम कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है। जैसे कि रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, अब आपने कोई जगह रेंट पे ले रखी है या फिर जो उस पे इंश्योरेंस दे रहे हैं या फिर उस पे जो टैक्सेस दे रहे हैं, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया जो डिपेंडेंट नहीं है कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोविड के, अगर आपने मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कोविड का एक वैक्सीन बना रही है, तो उस वैक्सीन को बनाने में जितने पैसे आपने मशीनरी में लगाए, जितने पैसे आपने जमीन को खरीदने में लगाए, वो हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। Now what is variable cost? So the variable cost is the sum of all costs that are dependent on the level of production। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब which is not fixed, जो चेंज होता रहता है। So variable cost basically depends upon the production, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी वो कॉस्ट जो डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो। जितना ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ मटीरियल, भाई अब जैसे मान लीजिए जो वैक्सीन आप बना रहे हैं उसमें मटेरियल भी लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें फ्लूइड भर रहे हैं ना, तो वो जैसे जैसे वैक्सीन्स आपके बढ़ते जाएंगे तो वो फ्लूइड भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। सो इन दिस केस जैसे जैसे आपकी वैक्सीन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ द मटीरियल विल ऑल्सो राइज। लेबर का कॉस्ट, अब ज्यादा वैक्सीन बनाने में ज्यादा लेबर यूज होगा तो लेबर का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा एज वी इंक्रीज द टोटल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, फिर से वही वाली बात है, पैकेजिंग भी बढ़ेगी भाई, जब नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा दोगे तो पैकेजिंग में भी तो ज्यादा पैसा लगेगा। सो दिस इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो हमने यहां पे क्या समझा, हमने यहां पे समझा दैट कॉस्ट फंक्शन इज मेड अप ऑफ टू कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्होंने यहां पे कॉस्ट फंक्शन को Cx के फॉर्म में ले लिया, वेयर f इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड Vx इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। So variable cost is dependent upon the number of items produced, whereas fixed cost does not depend on the number of items produced, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिमांड फंक्शन पे। Now what is a demand function? So an equation that relates price per unit and quantity demanded at that price is called a demand function। तो डिमांड फंक्शन किन दो चीजों को रिलेट करता है, डिमांड फंक्शन मैप्स डिमांड ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, विद द प्राइस ऑफ ईच यूनिट। तो प्राइस पर यूनिट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, उन दोनों को जो रिलेट करता है दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन क्या किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, देखिए डिमांड फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं इफ P इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। हम मान लेते हैं कि एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के, एक यूनिट वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर P प्राइस हमको देना पड़ रहा है एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, और उस प्राइस पे हम लोग x यूनिट्स डिमांड करें। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि कोविशील्ड जो वैक्सीन यहाँ पे डेवलप हो रही है एस्ट्राजेनिका के द्वारा, उस वैक्सीन की कॉस्ट मान लेते हैं 500 रुपीज एक वैक्सीन की कॉस्ट है, ठीक है। अब 500 रुपीज में हमको टोटल कितनी वैक्सीन मिलेंगी, सो दिस इज यहाँ पे कितनी वैक्सीन मिलेंगी इज रिप्रेजेंटेड बाय x, 500 रुपीज इज रिप्रेजेंटिंग p, ठीक है। तो इस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस पर यूनिट, इनके बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज योर डिमांड फंक्शन। सो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स x प्रोड्यूस्ड है, सो दिस x इज रिलेटिंग टू f ऑफ p, यानी फंक्शन रिलेटिंग टू प्राइस पर यूनिट। तो देखिए ये जो डिमांड फंक्शन होता है ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ ईच यूनिट, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि प्राइस पर यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो x है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, या फिर ये बोल सकते हैं यहां पे प्राइस इंडिपेंडेंट है और यहां पे x जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां पे प्राइस जो है वो डिपेंड कर रही है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, वेयर एज यहां पे
जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो डिपेंड कर रही है ऑन द प्राइस। अब देखिए होता क्या है, ये जो डिमांड फंक्शन होता है ना, तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर आपने किसी चीज की प्राइस ज्यादा बढ़ा दी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। कैसे? मान लीजिए एक कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, वो 500 रुपीज की एक वैक्सीन है। फाइजर की जो वैक्सीन आ रही है मान ले वो 5000 की है। तो भाई जो महंगी चीज होगी उसकी डिमांड कम होगी ना, हर कोई आदमी महंगी चीज तो नहीं लगवा पाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होती जाएगी। सिमिलरली वाइस वर्सा अगर बोले कि अगर मान लीजिए फाइजर की जो वैक्सीन है वो 5000 की है और कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका वाली 500 की है, तो क्योंकि वो कम पैसे की है तो उसकी डिमांड ज्यादा आएगी। भाई ज्यादा लोग कहेंगे भाई हमको सस्ता वाला लगवा दो, क्यों हम महंगा पैसा खर्च करें, ज्यादा पैसा खर्च करें, ठीक है, जब दोनों में चीज एक ही है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटती है। इसके अपोजिट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे वैसे प्राइस घटता है। ठीक, तो ये यहां पे रिलेशनशिप दिया जाता है बाय डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन आपका दो तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। किस तरीके से? या तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी डिपेंडेंट ऑन द प्राइस पर यूनिट और द प्राइस पर यूनिट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, सो यहां पे लिखा है प्राइस P इज एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ X नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसके बाद आता है रेवेन्यू फंक्शन। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू फंक्शन? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है जितना पैसा हमने कमाया कोई चीज को बेच के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है उसने यहाँ पे बनाया, तो उसने बना के जब बेचा अपना कोविशील्ड तो उसको टोटल कितना पैसा मिला, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। तो जो कंपनी अपना सामान बेचने के बाद जो पैसा लेती है अपने पास रखती है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू, जो पैसा उसको मिलता है। So if X is the number of units of certain product sold at rate P per unit, then the amount derived from the sale of X units of a product is the total revenue। अब अंग्रेजी में क्या लिखा है, मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि अगर एक कोविड की वैक्सीन को बेचने में P रुपीज मिल रहा था, टोटल हमने कोविड की कितनी वैक्सीन बेची, X टोटल वैक्सीन बेची, तो टोटल पैसा हमको कितना मिलेगा, P इंटू एक्स। भाई मान लीजिए अगर 500 रुपए की एक वैक्सीन है, सो P की वैल्यू हो गई 500, ठीक है, और हमने टोटल X का मतलब क्या हो गया, X का मतलब हो गया टोटल कितनी वैक्सीन बेची। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1000 वैक्सीन बेची, ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा कंपनी को, तो 500 रुपए की एक वैक्सीन, टोटल कितनी वैक्सीन बेची, 1000 वैक्सीन बेची, सो 500 इंटू 1000 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय प्राइस पर यूनिट into the number of units. So Rx is the revenue function given by P into X, where P is the price per unit and X is number of units. अब देखिए यहाँ पे, अब इस वाले फॉर्मूले से देखिए P की जो वैल्यू थी यहाँ से वो किसके बराबर थी, P की जो वैल्यू थी वो थी किसके बराबर, Gx के बराबर हम लोग ने ले लिया था। तो ये क्या था हमारा, ये था डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन अगर प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो P की वैल्यू किसके बराबर, Gx के बराबर। तो यहाँ पे P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह हम लोग यहाँ पे Gx भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Px लिखा है, अब P कोई भी फंक्शन है, Gx भी फंक्शन होता है। भाई ये फंक्शन है ना, इसको fx लिखो, Gx लिखो, Px लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे Px के फॉर्म में लिख दिया, तो x इंटू द डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इस तरीके से आता है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट फंक्शन का मतलब होता है कि भाई हमने कोई चीज बनाई तो हमारी उसमें कॉस्ट लगी, ठीक है, हमने जो फाइजर कंपनी है उसने अपनी वैक्सीन्स बनाई तो उसमें वैक्सीन बनाने में पैसा लगा, विच वाज द कॉस्ट फंक्शन, जो हमने सबसे पहले समझा, Cx। कॉस्ट फंक्शन वाज व्हाट, कॉस्ट फंक्शन वाज टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के जो टोटल खर्चा किया, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद हमने जब बेची चीजें, टोटल जो हमने वैक्सीन बेची, तो हमको क्या मिला, हमको रेवेन्यू मिला, पैसा मिला। तो प्रॉफिट कब होगा भाई, प्रॉफिट तभी तो होगा जब रेवेन्यू में से हम माइनस कर दें कॉस्ट, मतलब जितना पैसा हमको मिला उसमें से हम माइनस कर दें जितना पैसा हमने लगाया। अगर पैसा हमारे पास बचा, मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमको 2 लाख रुपए रिटर्न मिला, तो कॉस्ट हमारी कितनी हुई, 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया, और हमको वापस कितना मिला, रेवेन्यू 2 लाख रुपए, दिस इज रेवेन्यू। सो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, सो दैट विल बी द प्रॉफिट, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा। सो दिस फंक्शन इज नोन एज द प्रॉफिट फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं Px, ठीक है। सो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है टोटल रेवेन्यू में से अगर हम अपनी टोटल लागत, टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें, सो वी गेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ जाए मतलब हमको लॉस हो गया, और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो पॉइंट, एक वो पर्टिकुलर पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स, एक एक्स की वो वैल्यू फॉर विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उतना ही पैसा हमको वापस मिल जाए, दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हैं? जैसे एस्ट्राजेनिका ने कितनी वैक्सीन सेल करने के बाद हमको उतना पैसा वापस मिल जाएगा जितना पैसा एस्ट्राजेनिका ने उस पर लगाया, सो दैट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। सो द ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? ब्रेक इवन पॉइंट तब आता है जब प्रॉफिट जीरो के बराबर होता है। अभी प्रॉफिट किसके बराबर था? अभी बताया था, प्रॉफिट वाज इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो RX माइनस CX जब जीरो के बराबर आ जाए, मतलब जितना पैसा हमने लगाया उतना ही पैसा हमको वापस मिल जाए, यानी इन दोनों का डिफरेंस जब जीरो के बराबर हो जाए, दैट इज नोन एज आर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? RX माइनस CX को या तो जीरो के बराबर रख दीजिए या फिर RX इक्वल्स टू CX रख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। सो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चंस देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट इज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अ मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स ₹1 लाख ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने 1 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया। ठीक है, मशीनरी पे, जमीन खरीदने पे 1 लाख रुपए लगा दिए। एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹150 पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट है जो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 150 पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 150 रुपए लगेगा, तो x यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितना रुपए लगेगा? 150 इंटू एक्स। दिस इज बेसिकली आर वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो पैसा लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये क्या है? ये है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। द सेल प्राइस पर यूनिट वॉज फिक्स्ड एट ₹200। तो हमने ये हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 200 रुपए की एक यूनिट चीज हम बेचेंगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली योर पी क्या होता है? प्राइस पर यूनिट जो हमने डिसाइड किया कि इतने में हम चीज को बेचेंगे, तो 200 रुपए में हम इसको बेचेंगे। अब देखिए हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग अस टू फाइंड कॉस्ट फंक्शन, सेकंड में रेवेन्यू फंक्शन, थर्ड में प्रॉफिट फंक्शन एंड फोर्थ में ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो कॉस्ट फंक्शन पे आते हैं। कॉस्ट फंक्शन किन दो चीजों से बनता है अभी बताया था? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 1 लाख। सो फिक्स्ड कॉस्ट की जगह लिख लिया 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? देखिए 150 पर यूनिट, तो 150 रुपए एक यूनिट के। तो अगर हम लोग मान लें कि टोटल x यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 150x। सो दिस इज आर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन मतलब कितने का हमने सामान बेचा, जो पैसा बेचने के बाद मिला। अब देखिए एक चीज को, एक यूनिट जब हम बेच रहे थे तो कितना रुपए मिल रहा था? 200 रुपए। अब मान लेते हैं हमने x यूनिट्स सेल की, तो अगर x यूनिट सेल की तो हमको टोटल पैसा कितना मिल जाएगा? 200 इंटू एक्स। दिस इज आर रेवेन्यू फंक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट फंक्शन। नाउ प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है अभी बताया था? प्रॉफिट फंक्शन इज व्हाट? RX माइनस CX, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन क्या था? रेवेन्यू फंक्शन था हमारा 200x, माइनस किया इसमें से कॉस्ट फंक्शन विच वाज 1 लाख प्लस 150x। तो जब माइनस करेंगे तो आ गया 50x माइनस 1 लाख। सो दिस इज आर प्रॉफिट फंक्शन। तो तीन चीजें हमने यहां से निकालनी, बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये शीट मैं आपको दे रहा हूं, ये शीट आप अपने साथ में भी रख सकते हैं, प्रिंट निकाल के रख लीजिए और फिर वीडियो को देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या फिर इसको लिखते रहिए कॉपी में तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भाई? बताया था वो पॉइंट जिस पॉइंट पे RX माइनस CX इज इक्वल टू 0 और वी कैन से RX इज इक्वल टू CX। ठीक है, सो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो प्रॉफिट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हमने यहां से लिखा 50x माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 0। सो दिस वाज द प्रॉफिट फंक्शन। भाई प्रॉफिट फंक्शन अभी हमने निकाला कितना आया? 50x माइनस 1 लाख। तो 50x माइनस 1 लाख में को 0 के बराबर रखा, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2000। मतलब जब हम 2000 यूनिट्स बेचेंगे अपने सामान की तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब उस पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमारा खर्चा और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 यूनिट जब हम बेचेंगे तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे, ना हमको उस समय प्रॉफिट हो रहा होगा ना हमको लॉस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या है देखिए। सो सेकंड एग्जांपल में कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट विद ₹18,000 एज फिक्स्ड कॉस्ट। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दिस 18,000 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। The variable cost is estimated to be 30% of the total revenue. So note that point.
that the variable cost is 30% of total revenue. So whatever will be the total revenue, 30% of that total revenue will be your variable cost. So फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं, जो टोटल कॉस्ट होती थी, जो हमारी कॉस्ट फंक्शन होता था, वो किन दो चीजों से बनता था, फिक्स्ड कॉस्ट से एंड वेरिएबल कॉस्ट से. फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी दी है, वेरिएबल कॉस्ट हमको इनडायरेक्टली दी है. अब देखते हैं आगे क्या दिया है. When it is sold at a rate of ₹20 per unit, so इसका सेलिंग प्राइस दिया है 20 पर यूनिट, यानी जो P होता है हमारा, the selling price per unit that is given as ₹20 per unit. What we have to find is total revenue, total cost and profit function. तो total revenue निकालना है, total cost निकालनी है and profit function निकालना है. तो देखिए ये जो 20 है, this is your price per unit, तो ये P के बराबर है, इसको 20 मान लिया. Now हमारा जो revenue function होता है वो किसके बराबर होता है, revenue function is equals to जो price होती है per unit into the total number of units. तो यहां पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को x मान लेते हैं, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बी x. तो इस केस में जो रेवेन्यू फंक्शन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा p इंटू एक्स. सो p इज 20, सो 20 इंटू एक्स. देखो यहाँ पे दिया है वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. तो आप ये शुरुआत में भी लिख सकते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, या फिर इसको साथ में राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट फंक्शन. अब कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे. सो कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन दो चीजों से बना होता है. किससे किससे, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, तो 18,000 हो गया, प्लस 30%. सो 30% का मतलब क्या होता है, समथिंग अपॉन 100. सो 30 अपॉन 100 इंटू योर रेवेन्यू फंक्शन. टोटल रेवेन्यू था ना 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, रेवेन्यू हो गया 20x. सो 30/100 ऑफ 20x. इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा 18,000 प्लस 6x. So this 18,000 plus 6x is your cost function. So हमको जो सेकेंड पॉइंट निकालना था कॉस्ट फंक्शन, वो हमने निकाल लिया. थर्ड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है भाई, प्रॉफिट फंक्शन होता था रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे. सो rx माइनस cx. सो rx कितना था 20x माइनस 18,000 प्लस 6x. तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करके यहां से आ जाएगा 14x माइनस 18,000. ठीक है, ये कैसे आ गया भाई, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस नेगेटिव 18,000 हो जाएगा, ये नेगेटिव 6x हो जाएगा. 20 में से 6 माइनस करोगे तो 14x माइनस 18,000. दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन. क्वेश्चन डन, इजी था, बिल्कुल खतरनाक तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वाला देखिए. सो यहां पे दिया है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट डेली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x आइटम्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय. सो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है जहां पे x जो है वो है नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस. सो दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, सो देख के जो भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे हमने ये यहां से आइडेंटिफाई किया दैट दिस इज द कॉस्ट फंक्शन. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इफ ईच आइटम इज सोल्ड फॉर ₹350. तो ये 350 क्या हो गया भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी छोटा वाला p. सो दिस स्मॉल p इज 350. कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डेली टू एंश्योर नो लॉस. कह रहा है कितना मिनिमम प्रोडक्शन होना चाहिए सच दैट हमको कोई लॉस ना हो. लॉस ना हो का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेते हैं. तो रेवेन्यू फंक्शन कैसे आ जाएगा भाई, एक आइटम को सेल करने पे 350 रुपए मिल रहा है, एक आइटम 350 का बेच रहे हैं, तो अगर x आइटम सेल कर रहे हैं तो टोटल हमारा रेवेन्यू कितना हो जाएगा 350 इंटू एक्स. कॉस्ट फंक्शन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. अब ब्रेक इवन पॉइंट पे कंडीशन क्या होती है, दैट rx इज इक्वल्स टू cx, या फिर ये भी कह सकते हैं rx माइनस cx इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि px यानी प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0. तो कोई भी कंडीशन यहां पे आप लगाइए. सो यहां पे इन्होंने प्रॉफिट फंक्शन निकाल लिया. प्रॉफिट फंक्शन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, rx माइनस cx. सो रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, इट गिव्स अस 140x माइनस 7,000. सो दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन. ठीक है, अब प्रॉफिट फंक्शन 0 के बराबर होता है क्योंकि नो लॉस, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब लॉस भी नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे बताया था जो प्रॉफिट फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू 0. इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आ गई 50. सो दैट मीन्स जब हम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे. वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा होगा और ना ही लॉस. ठीक है, सो x की वैल्यू 50 आ गई जो हमको फर्स्ट में निकालना था. अच्छा, सेकंड, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹35 पर पीस. कह रहा है जो सेलिंग प्राइस 350 रुपए थी, अगर इसमें 35 रुपीज ऐड करके बढ़ा के बेचा जाए
तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो अब यहां से भाई फिर से वही वाली चीज है, तो रेवेन्यू फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब रेवेन्यू कितना हो जाएगा 350 प्लस 35 दैट इज 385। तो यहां से आ जाएगा ये 385x, दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। भाई एक आइटम जो बेचा उसकी प्राइस कितनी हो गई 350 प्लस 35 दैट इज 385, और रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है 385 इंटू एक्स, तो ये हो गया 385x। फिर से प्रॉफिट फंक्शन निकाला, सो प्रॉफिट फंक्शन कैसे आएगा, रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस किया, आ गया हमारा 175x माइनस 7000। नाउ अगेन ब्रेक इवन पॉइंट पे px प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितनी आ गई भाई 40 आ गई। बहुत आसान सा सवाल था, हो गया। सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पे हो गई है। इसके नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चंस को आप अपने आप ट्राई कीजिए, हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने यहाँ समझाया। नहीं हो पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन की फोटो खींच के शेयर कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप वाले अपने ग्रुप पे बताऊंगा, ठीक है। सो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे कनेक्टेड रहिए, सारे 11 12 के बच्चे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं फॉर ISC एज वेल एज CBSE। ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ ISC वालों में है, सॉरी 5 क्वेश्चन है इसमें, तो ये पांचों क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर खुद से कर ले गए मतलब आपको चीजें समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस इज एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शंस। नाउ व्हाट आर एवरेज फंक्शंस एंड मार्जिनल फंक्शंस, क्या क्या होते हैं, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए सो अगर दो क्वांटिटीज दी हैं x एंड y एंड दे आर रिलेटेड एज y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। मान लीजिए दो क्वांटिटी है x और y और ये इस तरीके से आपस में रिलेटेड है एज y इज इक्वल्स टू fx, देन एवरेज फंक्शन में बी डिफाइंड एज fx बाई x। बाई एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज अगर याद कीजिए, एवरेज मीन पढ़ा था आपने बचपन में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जितना भी टोटल यहाँ पे क्वांटिटी होगी अगर इसको x से डिवाइड कर दें तो हमको एवरेज मिल जाता है, ठीक है। और मार्जिनल कहीं पे भी आए तो इसको सेव कर लीजिए अपने दिमाग में, मार्जिनल कहीं पे भी आप देखिए, सो मार्जिनल का मतलब होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। सो अगर हम आपसे बोले मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, सो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मतलब रेवेन्यू फंक्शन का d बाई डी एक्स, मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज d बाई डी एक्स, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आए तो d बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आए सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन आए सो d बाई डी एक्स ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। सो मार्जिनल शब्द आपको कहीं पे भी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि d बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मार्जिनल इज बेसिकली d बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पे अब ज्यादा क्लियर होगा आपको एवरेज कॉस्ट क्या होती है। सो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा इसको x से अगर डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब एक पीस की, मान लीजिए आपने 100 पीसेस प्रोड्यूस किए, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट थी 100 पीसेस को प्रोड्यूस करने में दैट वाज 5000, so we'll divide 5000 by 100, so we'll get 50, so the average cost will be equal to 50। so average cost करने के लिए क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देना है, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उससे डिवाइड कर देंगे। so if the cost function is c, number of units produced is x, so the average cost function will be c by x। इसको लिखते हैं AC से, तो अगर AC दिया हुआ है तो AC का मतलब यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं है, AC का मतलब है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो द एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट्स पर यूनिट कॉस्ट, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट आएगी दैट इज नोन एज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो बताया कॉस्ट के आगे क्या आ गया, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स। सो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पे cx लेके चल रहे हैं कॉस्ट फंक्शन को, सो d बाई डी एक्स ऑफ cx, ठीक है। या फिर अगर हम कॉस्ट फंक्शन को सिर्फ c से रिप्रेजेंट करें सो d बाई डी एक्स ऑफ c, सो दिस विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है, बुक में दिया हुआ है पर समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए marginal cost is interpreted as the approximate cost of one additional unit of output। अब इसको मार्क कर लीजिएगा, one additional unit of output मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट देती है ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब आपने जितने आउटपुट प्रोड्यूस किए हुए हैं उससे अगर नेक्स्ट
एक नेक्स्ट यूनिट का जो आप आउटपुट देखेंगे तो वो उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय योर मार्जिनल कॉस्ट। मतलब समझाता हूं एग्जांपल से, देखिए जैसे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है देन द मार्जिनल कॉस्ट, यहां से मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 0.2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.4x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 0.4x। सो दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो किया क्या है, कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट MC, डोंट टेक इट अदरवाइज, MC बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, दिस इज 0.4x। So the marginal cost when 5 units are produced, अगर marginal cost हमको निकालनी है 5 units के लिए, तो x की जगह क्या रख दिया जाए, x की जगह 5 रख दिया जाए, तो 0.4 into 5 is 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए when production is increased from 5 units to 6 unit, यानी 5वीं यूनिट के बाद जब हम 6ठी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट आएगी दैट विल बी इक्वल टू ₹2। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है। सो मार्जिनल कॉस्ट से हमको क्या पता चल रहा है कि हम जब एक नई यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज कैलकुलेटेड बाय योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे जब हमने 5 यूनिट प्रोड्यूस की, तो जो 6ठी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जब x की वैल्यू 5 के बराबर रखी, तो जो 6ठी यूनिट प्रोड्यूस होगी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, ₹2। Now this will be the approximate value, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा भाई, अगर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाली जाए। अब देखिए, however the actual cost of producing one more unit after 5 unit is cost of 6th unit minus the cost of 5th unit। इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, कॉस्ट फंक्शन में x की जगह रख दे 6, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट माइनस x की जगह रख दे 5, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट। सो कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट माइनस कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट, मतलब ये जो हमारा x स्क्वायर है ना, इसकी जगह जब हमने रखा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, इसकी जगह जब हम लोग रखेंगे 6 और इसकी जगह एक बार रखेंगे 5, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.2। यानी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी 6ठे आइटम को प्रोड्यूस करने में दैट विल बी ₹2.2। बट अगर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकाली जाए यहाँ पे 6ठे आइटम को प्रोड्यूस करने में, सो दैट इज ₹2। तो देखिए 2 और 2.2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं। दिस वॉज द केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। So the cost function is given here. We have to find the average cost, the marginal cost when x is 4, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज कॉस्ट निकालना बता दिया। सबसे इजी तरीका होता है, क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दो। सो कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया, यह आ जाएगा 2x + 1 - 5/x। सो कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट एवरेज कॉस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। बताया था मार्जिनल जहां पे भी आ जाए डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4x + 1 और x की जगह क्या रख दीजिए, x की जगह रख दीजिए 4। तो यहां पे हमने इसको किया तो ये आ गया 4x + 1, तो x की जगह रख दिया 4, तो ये हो गया 2 × 4 + 1 - 5/4। नहीं, ये तो एवरेज कॉस्ट निकालने हैं, सॉरी। क्वेश्चन ऊपर देखिए, वापस कह रहा है एवरेज कॉस्ट तो हमने निकाली ली थी, ये आ गई थी हमारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट अगर हमको निकालनी है व्हेन x = 4, तो x की जगह 4 रख दो। अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है व्हेन x is 4, तो x की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो बस यहाँ पे इन्होंने x की जगह 4 रख दिया, तो ये एवरेज कॉस्ट आ गई है फॉर 4 आइटम्स। अब मार्जिनल कॉस्ट की बात की थी तो डिफरेंशिएट किया था, 4x + 1, x की जगह 4 रखा, 4 × 4 = 16 + 1 दैट इज 17। सो द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 17। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चौथे आइटम के बाद जब हम 5वां आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट विल बी ₹17। समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिंदास, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कह रहा है शो दैट द स्लोप ऑफ, अब ये HE ही लिख दिया है, द है ये THE, शो दैट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल्स टू 1/x MC - AC। Now MC again is marginal cost, AC is average cost for the function this। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये शो करना है जब हमको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, देखिए क्या शो करना है, शो देखिए क्या करना है, शो दैट द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप, एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप, ठीक है, ये समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन दिया है हमको एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप निकालना है,
तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज कॉस्ट। Now how to find average cost is by dividing the cost function by x। तो इसको पूरे को x से डिवाइड कर दिया, so this is your average cost। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे हमको देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC, तो यहाँ से हमने MC भी निकाल लिया, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल का मतलब है जैसे ही मार्जिनल आ जाए मतलब डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, d जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। स्लोप ऑफ एवरेज कर्व, हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? स्लोप ऑफ एवरेज कर्व, ठीक है। सो स्लोप ऑफ एवरेज कर्व, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब फिर से ही वही होता है क्या? डिफरेंशिएशन बताया था ना, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताया है। जिसको ये नहीं समझ में आया वो पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो जाके देखो, फिर ये देखना, तब समझ में आएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ एवरेज कर्व इज गिवन बाय d by dx ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। सो एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो आया था हमारा, ये जो इक्वेशन 1 थी, इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा 2ax प्लस b माइनस d अपॉन x², ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ एवरेज कर्व। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ एवरेज कर्व निकालने की बात कर रहा था वो इसी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल में से 1/x को कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया 1/x को? बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि जो हमको प्रूफ करना था उसमें 1/x वाज आउटसाइड, ठीक है। तो जो प्रूफ करना था उसको लेके साथ में चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अब हम लोग अपनी प्रूविंग कर रहे हैं। सो 1/x को हमने बाहर कर दिया। सो बचा क्या यहाँ पे? ये हो जाएगा 2ax² प्लस bx माइनस d अपॉन x, क्योंकि 1/x बाहर लिया तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में, और यहां से 1/x बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो अंदर वाला टर्म है, इस अंदर वाले टर्म को हमको क्या बनाना है? देखिए अंदर वाले टर्म को हमको बनाना है MC माइनस AC के फॉर्म में। MC क्या है हमारे पास? MC है 3ax² प्लस 2bx प्लस c, और AC क्या है हमारे पास? AC है दिस वन, ठीक है। सो हमको MC माइनस AC के बराबर बनाना है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे, इसके लिए हमने क्या किया, 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ये जो था हमारा, ये क्या था? 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ये क्या था हमारा? MC था ना, MC लिखा माइनस, और ये क्या था हमारा? ये था हमारा AC। सो MC माइनस AC। अब देखो इनको रख के देखो और इनको माइनस करके देखो क्या इसके बराबर आ रहा है। देखिए आपने MC निकाला, AC निकाला, देखो जुगाड़ू तरीका बता रहा हूं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था दैट वाज 1/x MC माइनस AC। तो हमने क्या किया, ये जो भी आया इसको यहीं पे छोड़ दिया। हमने क्या किया, MC की वैल्यू रखी और AC की वैल्यू रखी और दोनों को माइनस करके देखा कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है। तो हाँ, ये इसके बराबर आ रहा है। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये बेसिकली है MC माइनस AC के बराबर। तो इसकी जगह हमने लिख लिया दिस इज इक्वल्स टू MC माइनस AC। सो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। नहीं समझ में आया तो देखो क्या कर सकते हैं, यहां से हमने AC निकाला था, यहां से हमने MC निकाला था, MC माइनस AC निकाल के देख लो, इन दोनों को माइनस कर लो यहीं पे। तो जब माइनस करोगे ना, तो माइनस करने के बाद अपने आप ही ये वाली चीज आएगी। सो डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट MC माइनस AC, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कह रहा है प्रूव दैट द, यहां पे भी द होगा, ही नहीं है, प्रूव दैट द marginal cost falls continuously as the output increases। Now this is again a very good question। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझिए। तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दिया है, कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? अगेन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। सो मार्जिनल कॉस्ट इज गोइंग डाउन व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीजिंग। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो कॉस्ट फंक्शन हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन में 2x बाहर था, x को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये हो गया x², ये हो गया 7x, ये हो गया 7, ठीक है। नाउ दिस इज आवर कॉस्ट फंक्शन। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन। सो कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आया x2x² माइनस x² आ गया, 17x में से 7x माइनस किया 10x आ गया, प्लस 35 एज इट इज आ गया, ठीक है। नीचे क्या है? x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया? ये जो ऊपर टर्म दिया था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाया? देखिए
कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 35। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, x का जो कोफिशिएंट था 10, इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। सो व्हाट वी हैव डन इज प्लस 25 माइनस 25। तो जब प्लस 25 करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और 35 माइनस 25 करोगे तो आ जाएगा 10। सो दिस इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 35 माइनस 25 हो गया 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। सो दिस इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो x प्लस 5 का होल स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड विद x प्लस 5 का होल स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया MC, दिस इज आर मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ ये करना था कि एज द मार्जिनल कॉस्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट कम होता जा रहा है। तो यहां से देखिए, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को बढ़ाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाते जाएं, बड़ी करते जाएं, तो ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा होता जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा होता जाएगा तो ये एज अ फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। भाई अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे ये फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, और क्योंकि ये फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट आ रही थी 1 में से प्लस करने पे वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। सो दैट मीन्स as x is increasing the marginal cost is decreasing। तो यहां पे लिखा it is clear that when x increases x plus 5 square will also increase, so 10 upon x plus 5 square will decrease and hence marginal cost will decrease। क्योंकि ये टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी छोटा होता जाएगा जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाएगा। ठीक है, so this was about marginal cost। now talking about average revenue and marginal revenue। अब समझिए एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अगेन एवरेज का मतलब है एनीथिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या फिर सोल्ड। ठीक है, सो रेवेन्यू में जब हम लोग एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो मतलब रेवेन्यू को x से डिवाइड कर दो, जैसे कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकाला था वैसे ही रेवेन्यू फंक्शन को अगर x से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू r बाई x। तो रेवेन्यू को x से डिवाइड कर दो। अब रेवेन्यू किसके बराबर होता था, रेवेन्यू होता था p इंटू एक्स को, p इंटू एक्स के बराबर। सो p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x, x से x कट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, p के बराबर। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से इज दैट एवरेज रेवेन्यू इज एक्चुअली इक्वल टू द प्राइस पर यूनिट। तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है ना वो प्राइस पर यूनिट होता है। भाई एवरेज रेवेन्यू अगर निकालोगे भी तो क्या आएगा, टोटल जितने सामान तुमने जितने का बेचा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम जितने बेचे तो प्राइस ही तो आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द प्राइस पर यूनिट। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द प्राइस पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। फिर से वही वाली बात है, रेवेन्यू के आगे क्या आ गया, मार्जिनल। अभी मैंने बताया किसी भी चीज के सामने मार्जिनल आ जाएगा तो मतलब क्या है, मतलब है कि d बाय डी एक्स। सो रेवेन्यू फंक्शन का जब हम लोग d बाय डी एक्स कर देंगे तो हमको मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। सो रेवेन्यू फंक्शन वाज गिवन बाय r, सो d बाय डी एक्स ऑफ r इज r मार्जिनल रेवेन्यू रिटन एज mr। सो एवरेज रेवेन्यू हो जाता है AR, मार्जिनल रेवेन्यू को लिखते हैं MR। ठीक है, मिस्टर में समझना, MR इज मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से वही वाली बात है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि द मार्जिनल रेवेन्यू इज इंटरप्रेटेड एज द अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर हम मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 4 की बात करते हैं, हम 4 आइटम्स की बात करते हैं, तो 4 के बाद जो 5वां आइटम हम बेचेंगे उसको बेचने पे हमको जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा, एक एडिशनल यूनिट जो हमने प्रोड्यूस की है उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो हमको अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू मिलेगा, दैट इज गिवन बाय योर मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू के द्वारा दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल। अभी क्वेश्चन करते हैं, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय
आर एक्स रेवेन्यू फंक्शन हमको दिया हुआ है जहां पे एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, एक्स है। कह रहा है एवरेज रेवेन्यू निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 50 एंड एक्चुअल रेवेन्यू निकालो फ्रॉम सेलिंग 51st आइटम। तो 51st आइटम जब हम बेचेंगे तो हमको एक्चुअल में कितना रेवेन्यू मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू फंक्शन दिया है, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना है, अपने को इस रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड करना है। तो इस पूरे फंक्शन को x से डिवाइड किया, वी आर लेफ्ट विद 12 प्लस 2x प्लस 6 अपॉन x। सो दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू, फर्स्ट पार्ट क्लियर, खत्म। सेकंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू अगेन मार्जिनल आ गया मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन। सो 12x का डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 12, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे आ जाएगा 4x और 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 12 प्लस 4x। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकालो फॉर x एट इक्वल्स टू 50। तो यहां पे क्या करेंगे, x की जगह 50 रख देते हैं, 4 5 200, 200 प्लस 12 हो गया 212, 212। सो दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 50। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 212 जो आया ये एक्चुअली में है क्या, 212 का मतलब है दिस इज द approximate revenue that we will receive by selling 51st item। ठीक है, ये मतलब हुआ मार्जिनल रेवेन्यू का। कह रहा है एक्चुअल रेवेन्यू बताओ जब हम 51st आइटम बेचेंगे तब कितना मिलेगा। सो एक्चुअल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू व्हेन वी आर सेलिंग 51 आइटम माइनस द रेवेन्यू व्हेन वी आर सेलिंग 50 आइटम। भाई 51 टोटल आइटम्स को बेचने में जितना पैसा हमको मिला, अगर हम उसमें से माइनस कर दें कि 50 आइटम्स को बेचने पे जितना पैसा मिला, तो हमको वो बचा हुआ एक 51st क्वांटिटी 51st यूनिट का पैसा मिल जाएगा ना। सो हमने रेवेन्यू एट 51 यूनिट्स माइनस रेवेन्यू एट 50 यूनिट्स, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे रेवेन्यू फंक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह रखेंगे 51, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी R51 की, फिर x की जगह रखेंगे 50, हमको मिल जाएगी वो वैल्यू R50 की, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा 214। यानी जो 51st आइटम को बेचने पे एक्चुअल कॉस्ट जो हमको मिली, एक्चुअल रेवेन्यू जो हमको मिला दैट इज 214, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू जो हमको मिला था, जो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू हमने निकाला था दैट इज 212। तो देखो बहुत क्लोज होते हैं आपस में एक्चुअल क्वांटिटी और अप्रोक्सीमेट, एक्चुअल वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's discuss about the next question, example 41.8। ये डिमांड फंक्शन पे है। डिमांड फंक्शन मैं शुरुआत में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जब आप मेरी शीट देखोगे तो उस शीट के हिसाब से डिमांड फंक्शन मैंने पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 41.1.2 पे ये समझा रखा है। सो देखिए ये है हमारा डिमांड फंक्शन, ये यहाँ पे मैंने समझाया था, तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, डिमांड फंक्शन समझ में आ जाएगा अगर आप भूल गए हैं तो, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर इज px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब देखिए ये जो डिमांड फंक्शन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, प्राइस। तो प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर इज px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। He knows that he can sell 1250 units when the price is ₹5 per unit, ठीक है। तो जब P की वैल्यू 5 है तो X की जो वैल्यू है वो कितनी है 1250। यहाँ पे X क्या है, X है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है। कह रहा है जब 5 रुपए में वो उस आइटम को बेच रहा है तो वो 1250 आइटम्स बेच सकता है एट 5 पर यूनिट, एंड he can sell 1500 units if he sells it at a rate of ₹4 per unit। तो जब P की वैल्यू 4 होगी तो X की वैल्यू कितनी होगी 1500 होगी। कह रहा है फाइंड द टोटल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस, आल्सो फाइंड द प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमको, यहां से टोटल रेवेन्यू निकालना है फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो हमको रेवेन्यू फंक्शन सारे निकालने, मार्जिनल रेवेन्यू देखिए नॉर्मल रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन एंड एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू फंक्शन मतलब वही है रेवेन्यू फंक्शन। Also find the price per unit when the marginal revenue is 0। तो कह रहा है जब मार्जिनल रेवेन्यू यानी d बाई डी एक्स ऑफ आर जब 0 के बराबर होगा तो प्राइस क्या होगी, तो P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं है। सो ये जो हमारा डिमांड फंक्शन दिया था, दिस वाज P which was dependent on the price was dependent on the number of units produced।
तो जब x की वैल्यू 1250 है तो p की वैल्यू 5 है, तो हमने क्या किया, p की जगह रख दिया 5 और x की जगह रख दिया 1250। तो पहली इक्वेशन बन गई 5 इज इक्वल्स टू 1250a प्लस b। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में x दिया है 1500, p की वैल्यू 4, तो हमने p की जगह रख दिया 4 और x की जगह रख दिया 1500। सो 4 इज इक्वल्स टू 1500a प्लस b। दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस बन गई, a और b, दो अननोन, तो दो इक्वेशन दो अननोन, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमने क्लास 10th में सॉल्व करना सीखा था। तो हमने यहां से क्या किया, हमने इन दोनों को सॉल्व किया और a की वैल्यू आ गई -1/250 एंड b की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना था, हमको डिमांड फंक्शन दिया था जब प्राइस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, x के ऊपर। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/250। ठीक है, तो ax प्लस b था, तो b की जगह आ गया 10, a की जगह आ गया -1/250 इंटू x, तो ये आ गया -x/250। तो बेसिकली ये हमने लिखा है b प्लस ax के फॉर्म में, a प्लस bx लिखो भाई। पहली हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पहली इक्वेशन थी px इज इक्वल टू ax प्लस b। तो a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू, a की वैल्यू है -1/250, b की वैल्यू है 10, तो ये आ गया यहां से 10 -x/250। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्राइस फंक्शन। ठीक है, ये हमारा डिमांड फंक्शन, सॉरी। सो दिस इज द डिमांड फंक्शन। अब टोटल रेवेन्यू निकालना। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है भाई, टोटल रेवेन्यू हमको पता है, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस ऑफ ईच यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट। तो प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो प्राइस ऑफ ईच यूनिट किसके द्वारा दिया गया है, वो इस फंक्शन के द्वारा दिया गया। ठीक है, प्राइस पर यूनिट p जो था वो हमने इस फंक्शन से दिया था, तो p की वैल्यू क्या है 10 -x/250। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 10x -x² सो दिस इज आवर रेवेन्यू फंक्शन, या जिसको हमने बोल दिया टोटल रेवेन्यू। समझ में आया कि नहीं आया भाई, रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता था, प्राइस इंटू एक्स। p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू हमने यहां से a और b को सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल ली, इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, हमको मिल गया रेवेन्यू फंक्शन। अब कह रहा है एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करो, फिर से इसको x से डिवाइड कर दो। तो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता था, प्राइस के बराबर होता था, तो एवरेज रेवेन्यू वापस यही हो जाएगा 10 -x/250। दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू। फिर कह रहा था मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, सो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन आया था 10x -x² 250, इसको किससे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -x/125। कैसे, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 250 कैंसिल हो जाएगा 125 टाइम्स, तो 10 -x/125 विल बी आवर मार्जिनल रेवेन्यू। तो जो तीन चीजें निकालनी थी वो हमने यहां से निकाल ली। ना इसके बाद क्या कह रहा था, इसके बाद कह रहा था बताइए जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो प्राइस क्या होगी। ठीक है, सो व्हेन MR इज इक्वल्स टू 0। अब ये MR था, इसको 0 के बराबर रख दो, तो जब MR को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 1250। तो x की वैल्यू आई 1250। अब देखिए जब x की वैल्यू 1250 है तो प्राइस कितनी आ जाएगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन था ना, उसमें ये जो रेवेन्यू फंक्शन था हमारा, ये इस रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, x की जगह रख दीजिए आप यहां से, सॉरी कहां गया हमारा प्राइस, हाँ हमारा प्राइस था ये एवरेज प्राइस, हाँ एवरेज रेवेन्यू बोले या प्राइस, तो प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह रख दे 1250, सो 10 -1250/250। ठीक है, सो 10 -1250/250 आ जाएगा 5 के बराबर। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जब x की वैल्यू 1250 है तो प्राइस कितना था भाई, ऊपर ही क्वेश्चन में दिया था कि जब 1250 आइटम सेल किए जा रहे हैं तो जो प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू 5, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने प्राइस फंक्शन में जो ये p दिया हुआ था, p में x की वैल्यू रख दी 1250, तो हमको मिल गया 5 के बराबर। ठीक है, सो लिखा है thus at price of ₹5 per unit the marginal revenue vanishes। तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा जब प्राइस 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक इज गिवन बाय p। ये हमारा दिया हुआ है डिमांड फंक्शन। अगेन प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है। कह रहा फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन और MR जब x की वैल्यू 20 है, सेम वैसे ही है। सो प्राइस दिया हुआ है हमारा ये, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है, p इंटू एक्स, तो क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1500x -2x² -x³। सो दिस इज आवर रेवेन्यू फंक्शन। इसके बाद कह रहा है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, तो जो ये रेवेन्यू फंक्शन आया है इसको x से डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x,
तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बी 1500 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सो दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए, जब x की वैल्यू 20 है तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया, अब x की जगह क्या रख दो 20 रख दो, तो x की जगह 20 रख दिया, कितना आ गया 220। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 220 व्हेन x इज इक्वल टू 20। अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 20 का मतलब हुआ कि जब हम 21st आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमको अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू ₹220। देखिए नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन द बिजनेस इज सेट टू बी ऑपरेटेड एज मोनोपोली। मोनोपोली बिजनेस का मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है कि एक ही कंपनी सब कुछ बेच रही है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो वो कंपनी अपने हिसाब से प्राइजेस रख सकती है। जैसे कि एग्जांपल है बोइंग, बोइंग एक कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है और कोई कंपनी पहले एरोप्लेन बनाती ही नहीं थी, ठीक है, तो उस केस में जो बोइंग है दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो गया। ऐसा बिजनेस जो सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है और वो अपने हिसाब से ही पैसा रेट्स जो है वो सेट कर रही है मार्केट में। In case of a monopolistic, the price of the product depends upon the number of units produced and sold। तो मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी में जो प्राइस है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी चीज अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाई वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। सो ये टोटल 8 क्वेश्चन है, इनको अपने आप कीजिएगा, अगेन समझ में आते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं, मिला के देख लीजिएगा, आंसर मैच हो रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं मैच हो रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन दागिए, मैं आपके आंसर्स दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया है मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू द टोटल प्रॉफिट। अब देखिए ये चीज समझिएगा, इन्हीं पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं बोर्ड में। दिस इज बेसिकली और मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला पार्ट। तो मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में, ये यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो कह रहा है हमको पता है कि कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो हम लोग सी या सी एक्स से देते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जब कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दो दैट इज योर एवरेज कॉस्ट। In economics and commerce, it is very important to find the level of output for which the average cost is minimum। मतलब एक कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो ये जानना चाहती है कि भाई कितने आइटम प्रोड्यूस करें कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, कितने आइटम प्रोड्यूस करें कि जो हमारी कॉस्ट पर आइटम है वो मिनिमम हो जाए, ये कंपनी जानना चाहेगी, तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यूजिंग कैलकुलस दिस कैन बी कैलकुलेटिंग बाय सॉल्विंग डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है। तो जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है उसको क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, याद करिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा में, क्या पढ़ा था, जिसको भी हमको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखते हैं, उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, वैल्यू लेस देन 0 आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पे यही करना है, हमको निकालना है कि कितने आउटपुट पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। सो व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज ओवर हियर इज आवर एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट का अगर डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उस वैल्यू को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो भी आया है उसको फिर से हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ये पॉजिटिव आया एट एक्स की वही पर्टिकुलर वैल्यू, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एसी एवरेज कॉस्ट को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू आ रही लेट से 50, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की वैल्यू को 50 के बराबर पुट करेंगे, वहां पे जहां जहां एक्स आ रहा होगा वहां 50 पुट करेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इन दैट केस इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये वही नंबर ऑफ यूनिट्स है जिसके लिए एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सिमिलरली व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। अब हमको अगर जानना है कि हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि जो हमारा रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा हो, भाई हर कंपनी प्रॉफिट चाहती है तो कंपनी ये चाहेगी कि हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहें। तो हमको अब किसको मैक्सिमाइज करना है, हमको मैक्सिमाइज करना है हमारे रेवेन्यू को। तो मैक्सिमाइज रेवेन्यू को करना है, इसलिए क्या करेंगे, फिर से डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, जिस वैल्यू पे हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और वैल्यू एक्स की रखेंगे, यहां पे विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फंक्शन, वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी हमारा जो रेवेन्यू है उस समय वो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम होगा।
सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अगर हम चाहें कि x कितना हो, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें या कितनी यूनिट्स हम सेल करें सो दैट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब यहां पे किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को। क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम प्रॉफिट फंक्शन पे लगाएंगे। सो प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन अगेन वी विल डिफरेंशिएट इट, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है x की वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा एट दैट पर्टिकुलर x। अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूं तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ 6000 एज ओवरहेड्स, मटेरियल कॉस्ट एट ₹5 पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट ₹x²/60 फॉर x यूनिट्स प्रोड्यूस। अब देखिए यहां पे आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक करके दी हुई है। अब यहां पे आपको समझना है कि इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब बेसिकली कॉस्ट फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमको ये दिमाग लगाना है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होगा। नाउ कॉस्ट फंक्शन इज मेड अप ऑफ 2 आइटम्स। कौन कौन सी चीजें हैं? टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे देखिए ये जो 6000 रुपए ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये हमने लगा दिया एज ओवरहेड चार्जेस, सो दिस इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद कह रहे हैं मटीरियल कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ₹5 एक यूनिट प्रोड्यूस पे। तो अगर टोटल x यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x। सो दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट 5x एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज x²/60। तो ये कॉस्ट ऑफ लेबर भी जो दी हुई है दिस इज गिवन एज x²/60। अब ये भी यहाँ पे फिक्स है क्योंकि x पे ही, ये x पे डिपेंड कर रही है पर ये x के टर्म्स में ही दिया हुआ है, ठीक है। सो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी 6000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी 5x प्लस x²/60। सो ये आ गया हमारा सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन। हम निकालने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस सो दैट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। देखो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, कितने आइटम प्रोड्यूस करें कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो। यानी किसको मिनिमाइज करना है? एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? एवरेज कॉस्ट तो निकालना होगा भाई। जिसको मिनिमाइज करना है वो फंक्शन हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है ना। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। अब इससे हम लोग एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग ईच आइटम बाय x। तो इसको x से डिवाइड कर दिया, हमको ये मिल गया। सो दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया, AC आ गया 6000/x प्लस 5 प्लस x/60। नाउ डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो d/dx ऑफ AC किया, 0 के बराबर रखा, यहां से x की वैल्यू आ गई 600। अब x की वैल्यू आ गई 600 मतलब x ये टर्निंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू 600। हमको क्या प्रूव करना है कि एवरेज कॉस्ट जो है हमारी मिनिमम हो। तो फिर से क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट जो हमने ये डिफरेंशिएट किया था इसको डिफरेंशिएट करके आया था, ठीक है, इसको जो डिफरेंशिएट करके आया था इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 12,000/x³ और x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 600 पुट करेंगे ना तो ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी भाई? पॉजिटिव ही आएगी भाई। x अगर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, उसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और बाहर भी पॉजिटिव का साइन है, तो टोटल पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। भाई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 600 जो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगी? जब हम 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव टेस्ट वाली बस चीज को दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को धड़ाधड़ करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन एक ही मतलब है। अब देखो टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिए, टोटल रेवेन्यू दे, टोटल कॉस्ट फंक्शन दे, टोटल कॉस्ट दे, बात एक ही है, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन दिया है हमको, कह रहा है वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो फंक्शन जिसको हमको मिनिमाइज करना है वो क्या है? कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट फंक्शन को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। तो d/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसको इक्वल टू 0 रख दिया, यहां से x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू आ गई या तो 175 या तो 30, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो दो वैल्यूज मिली x की, ठीक है, 175 एंड 30। फिर क्या करेंगे? क्योंकि कॉस्ट फंक्शन को हमको क्या करना है? हमको कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो फिर से इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, इसका जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 6x माइनस 615। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 175 रखो और एक बार 30 रखो। तो जब हमने वैल्यू रखी 175 तो ये जो आंसर आया ये आया पॉजिटिव, और जब वैल्यू रखोगे 30 तो आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
पॉजिटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मिनिमा। हमको क्या चाहिए थी, मिनिमम कॉस्ट चाहिए थी, तो मिनिमम कॉस्ट किस पे आ रही है, मिनिमम कॉस्ट आ रही है व्हेन x इज 175। सो cx दैट इज द कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम व्हेन x इज 175, दैट मींस व्हेन 175 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड तो कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द डिमांड फंक्शन फॉर अ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट इज x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5p। अब ये डिमांड फंक्शन देखो किस टाइप से दिया है, ये दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस। तो यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है x, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे प्राइस डिपेंड कर रही थी ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इज डिपेंडेंट ऑन p, तो ये थोड़ा सा उल्टा दिया है। Where x is the number of units and p is the price per unit। कह रहा है at what value of x will there be maximum revenue। तो किसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू को क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन होना चाहिए। अब रेवेन्यू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता था, रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता था p इंटू एक्स। तो हमको p पता होना चाहिए, लेकिन हमको जो यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया है ये p के टर्म्स में नहीं दिया है, ये x के टर्म्स में दिया है। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, हमारा पहला ड्यूटी क्या है, टू कन्वर्ट दिस इनटू वी हैव टू कन्वर्ट दिस सच दैट p जो है हमारा वो एक तरफ हो जाए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो जाए। तो p को हमने अलग कर लिया, डिपेंडेंट कर लिया, और x को यहां पे इंडिपेंडेंट कर लिया। ठीक है, तो p के सब्जेक्ट के फॉर्म में बना लिया, p के टर्म्स में बना लिया। अब हमको p मिल गया यहां से, तो p को अलग कर लिया और x के टर्म्स में कर लिया। ठीक है, हमको p मिल गया, रेवेन्यू फंक्शन बनाना इजी हो गया। रेवेन्यू फंक्शन इज p इंटू एक्स, तो p को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब हमको किसको मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर रखेंगे। यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिल गई 35, क्योंकि हमको रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो फिर से हम लोगों ने जो डिफरेंशिएट किया था इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं कि ये लेस देन 0 है फॉर x इज इक्वल टू 35। तो जब x की वैल्यू 35 रखोगे तो ये लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो दैट मीन जब x 35, जब हम 35 आइटम सेल करेंगे तो हमको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब मैक्सिमम रेवेन्यू भी बताओ कितना मिलेगा। सो मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने के लिए क्या कर दो, रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह 35 पुट कर दो। सो मैक्सिमम रेवेन्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह 35 पुट किया, तो ये हो गया 70 इंटू 35 माइनस 35 स्क्वायर अपॉन 5, दिस इज इक्वल्स टू 245। तो ये आ गया 245 रुपीज के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है कंपनी चार्जेस ₹700 फॉर अ रेडियो सेट ऑन एन ऑर्डर ऑफ 60 और लेस सेट्स। कह रहा है 60 या 60 से कम सेट्स, रेडियो सेट्स अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको 700 रुपए का एक सेट पड़ेगा। द चार्ज इज रिड्यूस बाय ₹10 पर सेट फॉर ईच सेट ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ 60। तो कह रहा है अगर 60 से ऊपर आप कंपनी से खरीदोगे रेडियोस तो आपकी जो ये कॉस्ट 700 थी ये 10 रुपए और कम हो जाएगी, यानी 690 हो जाएगी। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव अ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो कह रहा है कि बताइए लार्जेस्ट कितने नंबर ऑफ पीस वो मंगवाए कंपनी सच दैट कि जो उसका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। नाउ अगर x हमने मान लिया कि टोटल हमने x नंबर ऑफ सेट्स ऑर्डर किए हैं इन एक्सेस ऑफ 60, यानी 60 के ऊपर x नंबर ऑफ सेट्स ऑर्डर किए हैं, तो टोटल सेट्स जो हमने ऑर्डर किए वो कितने हो जाएंगे, 60 प्लस x। ठीक है, तो प्राइस पर सेट, तो प्राइस पर सेट कितना हो जाएगा, 700 माइनस 10 इंटू एक्स। क्यों 10 इंटू एक्स, कह रहा था 10 रुपए कम हो जाएगा जितने सेट ऑर्डर करोगे 60 के ऊपर। तो 60 तक तो आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर आप जितने सेट्स ऑर्डर करोगे 1 2 3 4 5 वो पर सेट आपको 10 रुपए कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस पर सेट कितना हो जाएगा, 700 माइनस 10x। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा टोटल जितने हमने सेट मंगवाए इनटू कॉस्ट ऑफ ईच सेट। तो टोटल हमने सेट कितने मंगवाए, 60 प्लस एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच सेट कितनी आ गई, 700 माइनस 10x। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमको मिल गया रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन किसको मैक्सिमाइज करना था भाई, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना था। तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू को x से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पे देखिए हम लोग ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो 60 प्लस एक्स को रोका, दूसरे को ठोका, आया -10 प्लस 700 माइनस 10x को रोका, 60 प्लस एक्स को ठोका तो आ गया यहां से 1। तो इसको डिफरेंशिएट किया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यहां से आ गया 100 माइनस 20x। नाउ क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना था तो हमने इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 5। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -20 मतलब लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा।
सो यहाँ से आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो कह रहा है कि जो लार्जेस्ट साइज जो हमको ऑर्डर करना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो x की वैल्यू है 5, यानी 60 के बाद 5 मोर सेट्स वी कैन ऑर्डर सो दैट जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो। तो 65 अगर हम सेट्स ऑर्डर करेंगे तो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेम उसके बाद यहां पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है द कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय अ कंपनी इज गिवन एज, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है जहां पे x नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है और प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू फंक्शन भी दिया हुआ है भाई हमको यहाँ पे, कह रहा है फाइंड हाउ मेनी आइटम शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कितने आइटम प्रोड्यूस करें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो भाई मैक्सिमाइज किसको करना है, प्रॉफिट को करना है। तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन पता होना चाहिए। प्रॉफिट फंक्शन कैसे मिलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। अब क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है तो एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएट करो, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए px निकाला, rx माइनस cx करके ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 400। अब दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये नेगेटिव आ गया, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब कितने आइटम प्रोड्यूस करेंगे या सेल करेंगे, 400 आइटम, तो x की वैल्यू आ गई 400। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह 400 रख दो भाई। प्रॉफिट फंक्शन क्या था हमारा, प्रॉफिट फंक्शन था हमारा ये, तो इसमें x की जगह 400 रख दो तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया यहाँ से 550 रुपए। ठीक है, क्लियर है। अब होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चन है, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, अब अपने आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये शीट मैं नीचे अटैच कर दूंगा, शीट अगर चाहें तो प्रिंट आउट के फॉर्म में निकाल लें, बहुत हलुआ चैप्टर हो जाएगा, बस ये क्वेश्चंस कर लें, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे सेक्शन सी में। ठीक है, तो सेक्शन सी वालों के लिए बल्ले बल्ले ये पूरी चीज मैंने यहाँ पे कवर कर दी। सेक्शन बी के लिए भी कवर करूंगा, वेक्टर्स 3D भी इसी तरीके से कवर करूंगा, तो सेक्शन बी वाले जो है वो परेशान बिल्कुल मत हों। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। नाउ देखिए यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ कंटेंट फॉर सेशन 2021, मतलब जो 2021 वाले बच्चे हैं जो इस साल 21 में बोर्ड्स देंगे उनके हिसाब से ये खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी था, लेकिन इस साल इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट गया है, फर्दर रिमूव्ड चैप्टर्स में से इंटीग्रेशन वाली चीज हटा दी गई है। तो डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही एक वीडियो देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, एक समअप करके दे दिया है। सो यहाँ पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस जो फंक्शंस थे हमारे, वो फंक्शंस यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आखिरी में एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले इसको देख लो, पढ़ लो, काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। ठीक, उसके बाद अगर आपको और भी सपोर्टिव वेबसाइट्स चाहिए तो यहाँ पे ये वेबसाइट्स दे दी हैं, इनमें आप देख सकते हो। एंड दिस इज द टर्मिनल एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज, बस ये पूरी एक्सरसाइज कर लो। जब ये सब हो जाए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, लास्ट में मैंने सबसे लास्ट में ये आपके आंसर्स लिख दिए हैं, तो ये आपको आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हो गए आपके लिए, सारी एक्सरसाइजेस के, ताकि आपको पता चले कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो ऑल दीज आंसर्स आर देयर। ये टर्मिनल एक्सरसाइज के आंसर्स हैं लास्ट एक्सरसाइज के, ये सब खत्म हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। ये खत्म हो गया है, सेक्शन सी के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए मैंने, एलपीपी एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। एक लास्ट चैप्टर बचा है रिग्रेशन, इसके बाद रिग्रेशन खत्म कर लेंगे, सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी अच्छे से तैयार कर लीजिए बिकॉज इट इज ऑफ 20 मार्क्स। आपको ये पूरे 20 मार्क्स हलुए की तरीके से आपके सामने रखें, ये 20 मार्क्स तो स्कोर कोई भी कर सकता है। तो साइंस वाला चाहे तो वो भी ये सेक्शन सी अटेम्प्ट कर सकता है, कॉमर्स वाले को तो करना ही करना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।